तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि सीडीएस 2024 का पेपर हो चुका है। मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया है, मैथमेटिक्स का भी, इंग्लिश का भी डाल दूंगा। आप सोल्यूशन इंग्लिश का नहीं करवाया जा सकता, मैं पहले बता दे रहा हूँ। और इससे पहले वाले सीडीएस 2021, 2022, 2023, आपको तीनों का सोल्यूशन किसी का वीडियो के फॉर्म में, किसी का पीडीएफ मैंने सोल्यूशन करके और आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया है। लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, दोनों जाके चेक कर लेना। तो मैथमेटिक्स के चूंकि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि टोटल 100 प्रश्न आते हैं मैथमेटिक्स के सीडीएस में, जो कि आपके एसएससी सीजीएल के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे होते हैं। मतलब अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छे होने वाले हैं। ये आपको प्रश्न दिख रहे होंगे, इस फॉर्मेट में आता नहीं है। जो आपका फॉर्मेट होता है, जो जिस फॉर्मेट में यूपीएससी देता है, वो इस फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं होता। तो मैंने इसको एडिट कर लिया है, मेरे हिसाब से ठीक ही एडिट करा है। और बाकी जिनको चाहिए इसका हिंदी इंग्लिश पीडीएफ, तो मैंने वो टेलीग्राम पे डाल दिया है, डू चेक इट आउट। ठीक है, टेलीग्राम पे जो पीडीएफ मिलेगा उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेगा। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा चाहें आप कर सकते हो। और ये वीडियो भी बाइलिंगुअल होने वाली है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजों पे बात कर लेता हूँ कि वीडियो में कोई बकवास नहीं होगा। तो अगर आप बकवास के दृष्टिकोण से आए हैं तो आप छोड़ के जा सकते हैं क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो चैनल है अपना मूलतः वो अपने उन भाइयों के लिए है जो सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा एटलीस्ट मतलब सीरियस है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, भीड़ भीड़ बढ़ाना मेरा उद्देश्य है नहीं। और 100 प्रश्न थे, इस वजह से मैंने सोचा कि 20-20 करके 5 बार करवाऊंगा तो आपको भी करने में आसानी रहेगी और मुझे भी करवाने में आसानी रहेगी। इसलिए क्योंकि 100 प्रश्न में मुझे पता है कंसंट्रेशन का क्या लेवल हो जाता है आपके। ठीक है, बाकी मैं कंपाइल कर दूंगा जब एक बार आपके 20-20 करके पांचों सेट रिकॉर्ड हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बकवास वाली बातें हो गई, अब हम पहले प्रश्न पे आ जाते हैं और प्रश्न को बहुत आराम से सुंदर तरीके से करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, 3:40 जो दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लिया गया है, इस वजह से यहाँ पे कुछ चीजें नहीं दिख पा रही हो। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि आपको दिया गया है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या लिख दिया गया है कि इफ a रेशियो b रेशियो c रेशियो d इज इक्वल टू √4 रेशियो √3 रेशियो √2 रेशियो √1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालने को आपको कहा गया है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। देखो आपको पता है कि अगर ए बी सी डी का रेशियो दे दिया जाए और आपको देखो ऊपर पावर, दो चीजों पे फोकस करना होता है। जो ऊपर पावर होनी चाहिए उतनी ही पावर नीचे भी होनी चाहिए। यहाँ पे देखो सबकी पावर दो 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 है, यहाँ पे नीचे भी सबकी पावर दो 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 है। अगर ऐसा रहे कि पावर दोनों जगह, अंश और हर दोनों जगह इक्वल हो जाए, तो आपको सीधे सीधे रेशियो जो दिया गया है, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी दिया गया है, तो ए की जगह पे क्या रख देना है, ए बराबर √4 रख देना है, बी बराबर √3 रख देना है, सी बराबर √2 रख देना है, एंड यू हैव टू पुट डी इज इक्वल टू √1। बोलो क्लियर हो गया। तो अगर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो माइनस √4 का स्क्वायर यानी कि माइनस का 4, प्लस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर यानी कि 3, प्लस सी का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर 2, और प्लस डी का स्क्वायर यानी कि √1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। नीचे ऐसे ये माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है, तो 4 हो जाएगा, या -3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -4, देखो 3 1 4 और -4 कट गया, यानी ऊपर बचा 2। नीचे में अगर आप देखो 3 1 4 से 4 कट जाएगा, यानी बचेगा 2, 2/2 आपका आंसर 1 हो जाएगा। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1। यानी पहले क्वेश्चन को हमने कर लिया बहुत आसान तरीके से। हिंदी अंग्रेजी दोनों में आंसर एक ही आएगा, यानी 1 आपका आंसर हो गया। बोलो क्लियर हो गया। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपको देखने में आ रहा होगा कि चार कारों की गति दी गई। चार कारों की गति दी गई, चार कारों की गति मतलब कि द स्पीड ऑफ 4 कार्स आर गिवन। अब इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसको हम एक बार प्रश्न जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कि आपको चार कारों की गति दी गई, 2u, यहाँ पे देखो फोकस करो, 2u एक कार की गति है, दूसरे कार की स्पीड 3u है, थर्ड की 4u है, फोर्थ की xu है, और उनके द्वारा समान दूरी। यहाँ पे जो चीजों पे फोकस करना है वो ये है कि जब इनकी चालें 2u 3u 4u और xu हैं, उनके द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय आपको दिया गया इतना इतना इतना। आपको पता है अगर दूरी समान है तो तीनों केस मतलब चार कार है तो चारों द्वारा जो अगर तय की गई दूरी समान है तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ लिख दूं, नीचे लिख दे रहा हूँ कि दूरी बराबर यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी दूरी बराबर 4 गुणे समय यानी स्पीड इंटू टाइम होता है। ये सबको पता है, तो चारों केस में बराबर होगा। तो अगर हम कहें पहले कार की चाल 2u है तो 2u इंटू 2u इसकी चाल हो गई, और समय कितना लेती है, xt, यानी 2u इंटू xt। ये बराबर किसके हो जाएगा, 3 इंटू 40, 3u इंटू 40, यानी किन्हीं दो कारों द्वारा चली गई दूरी अगर हम लेंगे तो वो बराबर होगी। हमने दोनों केस में क्या किया, जो पहला रिलेशन लिखा उसमें लिखी चाल गुणे समय, यानी कि 2u जिसकी चाल है उसके द्वारा लिया गया समय xt है, तो यहाँ दूरी आ जाएगी। ऐसे 3u जिसकी चाल है उसके द्वारा लिया गया समय 40।
तो 2u × xt यानी कि हम लिख सकते हैं 2u(xt) इज इक्वल टू 3 चौको 12 ut। बोलो क्लियर। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी ना समझना, यू से यू कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, यू से यू, टी से टी। जैसे हमारा 2x बराबर आ गया 12, अगर 2x बराबर 12 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी x बराबर 6। हमें निकालना क्या था, x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 6। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। वैसे हिंदी में पढ़े चाहे अंग्रेजी में कि स्पीड दी गई हो, लिस्ट उनके द्वारा लिया गया टाइम दिया गया हो, तो आप आसानी से प्रश्नों को कर सकते हैं। बोलो क्लियर। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया कि m रेशियो n, देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे m रेशियो n दिया गया। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर m रेशियो n दे दिया गया और p रेशियो q दे दिया गया, आपसे 2m+4p और n+3q निकालने को कह दिया गया, कैसे निकालेंगे। देखो अगर वैसे मैं कहूँ, इसको मास्टर तो करवा देंगे आपसे, मास्टर तो कह देंगे भैया ऐसे ऐसे होगा, लेकिन अगर मास्टर के कहने पे ना जाके अगर हम इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सोचें, तो अगर m बराबर, थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूँ कि m बराबर x है, ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ऐसे अगर मैं p को थोड़ी देर के लिए 3y मानूं, तो q बराबर कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। बोलो क्लियर है। m बराबर x, n बराबर 2x, p बराबर 3y, q बराबर 4y। बोलो बोल सकते हैं। अब अगर वैल्यू निकालने जाएं तो हमारा यहाँ से 2m+4p यानी कि 2x+4p यानी कि 4 × 3y यानी कि 12y बटे में n+3q यानी कि 2x+3q कितना हो जाएगा 12y। अब अगर हम इसको ऐसे निकालें तो 2x+12y, 2x+12y कटेगा पूरा पूरा, यानी 1:1 आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज आपको ध्यान में आना चाहिए, देखो कुछ लोग कहेंगे कि तो आपने ऐसे सीधे क्यों नहीं पुट कर दिया कि m बराबर 1, n बराबर 2, p बराबर 3, q बराबर 4 रखते तब भी 1:1 होना। ठीक है बेटा, बिल्कुल आता, लेकिन अगर मैं यहाँ 4p की बजाय यहाँ 4 क्यों कर देता, आप बताओ आप कैसे निकालते। अगर मैं 4 क्यों कर देता, क्योंकि यहाँ पे m रेशियो n दिया गया, p रेशियो q दिया गया, और जो दिया गया वहां पे दोनों ऊपर और नीचे यानी अंश और हर बराबर हो गया, तब तो ये निकाल लिया। लेकिन अगर n+4 क्यों कर दिया जाता तो 4 क्यों यानी कि 16y होता, तब 16y होता। अब बताओ इसका रेशियो निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे। यानी यहाँ पे एग्जामिनर ने प्रश्न ये सोच के सेट किया कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो ऊपर आ रहा है वही नीचे आ रहा है, तो चाहे x हो चाहे y वो कट जा रहा है। इन केस यही n+3q चेंज कर दिया जाए, मतलब n+3q के बजाय कुछ भी व्यंजक लिख दिया जाए और ये इससे न कट रहा हो, तो आप क्या लिखेंगे फिर, डेटा इनसफिशियंट या इनएडिक्वेट लिख देंगे। ठीक है, लेकिन तब जो आपका डाटा है वो इनसफिशियंट हो जाएगा, यानी अपर्याप्त हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो ये प्रश्न समझ में आ गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न जब मैं करवा रहा था, जब ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर अभी आपने देखी होगी तो मैंने एक क्लास करवाई थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि भैया देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ईजी है, लेकिन उसके कुछ फॉर्मूले हैं। अभी आप देखना इस वीडियो के लिंक में भी, मतलब डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का अपना 1 घंटे 22 मिनट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जितने हो सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट मैंने करवाए हैं, तो वो जाके जरूर चेक करें। उससे आपको कहीं ना कहीं, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कर रखा है, नहीं कर रखा, दोनों केस में आपका फायदा, नहीं कर रखा तब तो बहुत फायदा, कर रखा तो भी आपको वैल्यू एडिशन जरूर होगा, यानी वैल्यू एडिंग मटेरियल हो जाएगा, वैम हो जाएगा, जो यूपीएससी में आपको अक्सर सुनने में आता है। ठीक है, देखो क्या कहा गया, ब्याज की दर 5% है, तो 10,000 कि राशि पर आपसे 3 वर्षों में मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई हो, आपको डिफरेंस पूछा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल का, यानी आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जाए, तो एक फॉर्मूला मैंने बता रखा है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, अगर नहीं याद है तो भी मैंने बताया था। क्या बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला कहता है कि यहाँ पे लिख लेना कि डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P × R/100 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में R/100 + 3, R/100 + 3 ये होता है। आपको पता होगा ये फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, P × R/100 का होल स्क्वायर और इंटू आर, यहाँ स्क्वायर कर लेना, P × R/100 का होल स्क्वायर इंटू R/100 + 3। अब अगर R बराबर 5% है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे R बराबर 5% है, तो R/100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/100 1/20, यानी आपको सीधे सीधे लिखना है प्रिंसिपल 10,000 इंटू R/100 यानी 1/20 का स्क्वायर यानी कि 1/400 गुणे में R/100 1/20 धन 3। ज्यादा मैं लिखवाने नहीं जाऊंगा, आपको पता है ये सब फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। और मैं जब फॉर्मूला करवा रहा था तब भी मैंने बोला था कि भैया अगर फॉर्मूला लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बस फनल घुटकी करनी है, कभी देखना ही नहीं है फॉर्मूला, दोबारा पलट के देखते रहना। तो यहाँ से सॉल्व कर लेना, यानी कि ये हो गया 10,000 गुणे में 1/400, लिखते रहो
क्या दिक्कत है। और गुणे 20 या 60 है कि 61/20। अब आप कह रहे होंगे इतना धीरे क्यों करवा रहे हो, आपकी स्पीड तो तेज है, सीडीएस है इस वजह डर गए। नहीं भैया, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना कहें आप कि भैया वो देखो आपने तो उड़ा के पढ़ा दिया, सीडीएस के प्रश्न थे उसको इज्जत नहीं दी। इज्जत देने लायक प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी 610/8 आपका हो जाएगा। 8 से डिवाइड करोगे 8 सत्ते 56 हो जाएगा। अभी बचेगा 5 50, 8 छक्का 48, बचेगा 2 20, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी 76.25 रुपए आपका हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला याद था तो ये कितने सेकंड का प्रश्न था आप खुद ही सोच सकते हैं। बोलो बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर हो है को बोलो क्लियर है बोलने जा रहा हूँ। अच्छा एक्चुअली मैं भी थोड़ा बिजी रह रहा हूँ, तो इस वजह से आपको कुछ चीजें कम बट क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी नहीं फोकस कर पाता इस वजह से। तो कई बार आप लोग कमेंट कर रहे हो तो स्ट्रेटजी बताओ स्ट्रेटजी बताओ, स्ट्रेटजी बताने वाला टाइम अपना गायब, इस चैनल पे स्ट्रेटजी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको अगर कोई कमेंट, मुझे लगता है कि किसी कमेंट का रिप्लाई किया जाना चाहिए तो करूंगा, अदरवाइज कोई कभी रिप्लाई भी नहीं करूंगा और ना मैं स्ट्रेटजी वीडियो कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो अगर एक व्यक्ति ने एक पुस्तक इसके सूचीबद्ध मूल्य के 3/4 मूल्य में खरीदी, यानी अ पर्सन बॉट अ बुक एट 3/4 ऑफ इट्स लिस्टेड प्राइस, ठीक, एंड सोल्ड इट एट 50% मोर देन इट्स लिस्टेड प्राइस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गेन इन ओवरऑल ट्रांजेक्शन। आप देखो लिस्टेड प्राइस कुछ भी रहा होगा, मान लेते हैं लिस्टेड प्राइस या सूचीबद्ध या अंकित मूल्य यानी लिस्टेड प्राइस अगर मान लेते हैं 100 था, तो इसके 3/4 में खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा इसका 3/4 हिस्सा, 3/4 100 का 3/4 लिख लो भैया, नहीं तो आपके दिमाग में आए तो कितना हो जाएगा 75। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 75, और जो बेच रहा है वो सूचीबद्ध मूल्य यानी कि अंकित मूल्य से 50% ज्यादा पे, यानी कि मार्केट प्राइस से 50% ज्यादा पे, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 से 50% ज्यादा, यानी कि 150। कोई चीज 75 की खरीदी गई 150 की बेची गई तो कितना परसेंट प्रॉफिट, 75 की खरीदेंगे अगर 150 की बेचेंगे तो 75 का प्रॉफिट, यानी 75 पे 75 का प्रॉफिट, यानी कि आपका 100% प्रॉफिट हो जाएगा। चाहे हिंदी में प्रॉफिट निकालो चाहे अंग्रेजी में, प्रॉफिट 100% ही होने वाला। कुछ नहीं था इस प्रश्न में, ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बाकी इसमें है कुछ नहीं। देखो सिंपल सी बात की गई, बात आपसे ये कही गई कि देखो आपको निकालने को क्या कहा गया, आपसे कहा गया एक समबाहुभुज के अंतःकोणों और बहिष्कोणों के बीच का अंतर 144 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट करवा दे रहा हूँ, नहीं आपके दिमाग में आया ये क्या कर रहे हो। अंतःकोण बोले तो इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल का सम होता है, अगर कोई पॉलीगॉन है, अगर आपने स्टार बैच की एडवांस मैथ्स की प्लेलिस्ट करी होगी तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, सबको पता होगा। इंटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बराबर होता है, अगर भुजाओं की संख्या n हो तो n-2 इंटू 180 डिग्री, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मतलब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये होता है 360 डिग्री, पता है ना सब। अगर आपसे मैं पूछूं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इतना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360, आपसे कहा सम अगर इतना है तो एक इंटीरियर एंगल कितना होगा, इसमें n से डिवाइड कर देंगे, एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, इसमें n से डिवाइड कर देंगे, और आपको इसी का डिफरेंस निकालना। तो आप डिफरेंस निकालने के पहले फॉर्मूला जनरेट कर लो, यानी इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल का अगर मैं फॉर्मूला जनरेट करने जाऊं, इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल, तो मैं निकाल लेता हूँ इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर कितना है n-2 इंटू 180 बाई एन, माइनस एक्सटीरियर एंगल 360 बाई एन, हर बराबर है, बोलो क्लियर है। तो हर बराबर है तो एक में कर लो, यानी आप 180 तो कॉमन ले ही लो, तो 180/, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा n-2, मतलब बचेगा क्या n-2, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यानी n-2 -2, यानी आपका कितना हो जाएगा 180/n इंटू n-4। तो अगर आपसे कोई पूछे इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है तो आपको फॉर्मूला पता चल गया 180/n इंटू n-4। मैं इस वजह से फॉर्मूला करवा दे रहा हूँ कि अगर आप याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद रख पाते, वैसे हर चीज याद रखने की नहीं होती तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये निकालना पता होना चाहिए। अब इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल यानी कि अंतःकोण माइनस अगर बाह्य कोण कहा जाए निकालने को तो आप आराम से निकाल लेंगे। कैसे, आपने कहा 180/n यानी 180 बटे में n इंटू n-4 आपको दिया गया 144 डिग्री, बोलो दिया गया नहीं दिया गया। 180 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए इधर भेज दूं तो ये 180 इधर आ जाएगा, 18 से काट दो, 18 से क्यों काटो 36 से काट दो, 36 चौको 36 5, यहाँ से सॉल्व करोगे तो 5n-20 बराबर 4 का n, यानी अगर इनको इनको एक साइड में ले आओगे n वाले टर्म्स को तो n बराबर कितना आ जाएगा 20। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, यानी कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या। बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी आ गई मेरे भाई, बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 20। तो आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, बस ये फॉर्मूला याद रखें, ये वाला फॉर्मूला याद रखें और ये वाला फॉर्मूला याद, अगर ये दोनों याद है तब तो ये अपने आप निकाल लेंगे, तो आपका आंसर कितना आ गया 20। बोलो क्लियर हो गया, बहुत सुंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
हम्म देखो एक चीज बताना है आपको, यहाँ पे मैं थोड़ा इधर बता दे रहा हूँ। एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये समझ लो पहले। अगर आपसे कहा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके चल रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखो, अगर कहीं पे कोई लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो अगर लिखा है कहीं पे, ठीक है, क्या लिखा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो इसके आपको पता है कि जितना हाईएस्ट पावर होगी उतने रूट्स होंगे, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? दो, तो इसके रूट्स कितने होंगे? दो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात का मानक समीकरण है। अब अगर इसके दो रूट्स होंगे तो यानी कि एक अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स वो होते हैं यानी कि अगर इसका रूट अल्फा है तो अल्फा बराबर, इसमें x बराबर अल्फा पुट करने पे इसकी वैल्यू जीरो आ जानी चाहिए। अगर इसका रूट बीटा है यानी इसका मूल बीटा है तो इसमें बीटा रखने पे x की जगह पे इसकी वैल्यू जीरो आ जानी चाहिए। ये तो बेसिक बात हो गई। अगर मैं बात करूं कि इसके मूलों का योग यानी सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अगर मैं बात करूं तो सम ऑफ रूट्स बराबर होता है माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। यानी कि x का कोफिशिएंट b और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, यानी कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें अल्फा बीटा, तो ये होता है कांस्टेंट टर्म c बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप बहुत सारी चीजें कर लोगे। अच्छा, एक चीज और होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विविक्तिकर एक होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अगर डिस्क्रिमिनेंट डी हो तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए। किसी भी इक्वेशन में रूट्स जो है वो रियल होंगे अनरियल होंगे, वो निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का प्रयोग किया जाता है। देखो, अगर d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो तो इसके जो रूट्स हैं, यानी कि मूल जो है वो रियल होंगे। रियल मतलब उनको नंबर, जो नंबर लाइन होती है उस पे निरूपित किया जा सकता है। और अगर इफ डी इज लेस देन जीरो तो इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब होता है आयोटा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको पता है अगर कोई 5i लिखा है, आई क्या होता है? आयोटा। आयोटा मतलब रूट के अंदर माइनस। अगर रूट के अंदर माइनस संख्या आ गई तो वो इमेजिनरी नंबर होती है। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए विविक्तिकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट डी इज लेस देन जीरो, तो वी कैन से कि द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन विल बी इमेजिनरी इन नेचर। और इमेजिनरी का मतलब हो गया कि उसमें आयोटा आएगा। अब कई बार आपसे पूछते हैं कि मूल बराबर कब होंगे, तो कुछ बेसिक चीजें हो जो लिखते चलो कि अगर किसी इक्वेशन को दे दिया गया और पूछा जाता है उसके मूल बराबर कब होंगे, तो आप हमेशा याद रखना कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में विविक्तिकर कहते हैं, यानी कि डी इज इक्वल टू अगर जीरो है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए विविक्तिकर डी इज इक्वल टू जीरो, डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर ये जीरो है यानी कि अगर बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी है, बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी, जहां पे बी क्या है? एक्स का गुणांक, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है? कांस्टेंट। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी हो गया तो उसके रूट्स जो हैं वो रियल तो होंगे ही होंगे और साथ ही साथ इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं बात करूं कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, अब इसके अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाले तो ए बराबर यहाँ पे एक है, बी बराबर माइनस चार है और सी बराबर चार। अगर मैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालू तो बी स्क्वायर सोलह माइनस फोर ए सी फोर इंटू वन इंटू फोर, तो चार चौको सोलह, सोलह में से सोलह घटेगा जीरो। यानी यहाँ पे देखो इसके विविक्तिकर की वैल्यू निकाली, जीरो आ गया। और ये देखो मूल क्या है? ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर लिखा है, तो यानी कि इसके दोनों मूल दो होंगे, यानी कि दो दो, ये अगर इसके दोनों रूट्स पूछे जाए तो दो दो होंगे। दो दो दोनों बराबर है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो के बराबर है तो उसके मूल जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। और अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो रियल तो होंगे बट अनइक्वल होंगे, यानी कि बराबर नहीं होंगे। ये बेसिक चीज थी जो मुझे बतानी थी, मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। अब हम आते हैं अपने मेन चीज पे, ठीक है। मेन चीज पे आते हैं, तो हम कहाँ रुके थे? यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम रुके थे, हमसे क्या कहा गया कि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या है? मूलों का योगफल दे दिया गया दो और मूलों का गुणनफल माइनस सौ, यानी कि आपको सम ऑफ रूट्स दे दिया गया। क्या क्या दिया गया? मूलों का योगफल यानी सम ऑफ रूट्स और मूलों का गुणनफल दे दिया गया माइनस सौ, ठीक है। तो कहा गया कौन सा सही है। अब एक चीज बताना, अगर आपको कहीं पे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दे दिया जाए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कोई भी द्विघात समीकरण जो लिखा जाता है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का योगफल इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणनफल।
और ये बराबर 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। अगर ये कर देंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे मूलों का योगफल दिया गया, यानी अगर मूल अल्फा और बीटा हो, रूट्स अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2। और मूल अगर अल्फा बीटा है तो इनका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया गया -100। तो यहां से हम इक्वेशन तो निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, आपको पता है इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि -100 बराबर 0। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 100 ये बराबर 0। ये इक्वेशन हो जाएगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में दिया है। तो आपसे कहा गया ऐसे समीकरण अनंतता बहुत से हैं जिनमें मूल भिन्न है, यानी कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सच इक्वेशंस हैविंग डिफरेंट रूट्स। बताओ ऐसे बहुत सारे इक्वेशन है नहीं, हमने सीधे इक्वेशन प्राप्त कर लिया, तो इसके कैसे अनंत। यहाँ पे एक ही इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 100 बराबर 0, यही आपका आंसर हो जाए। बोलो क्लियर हो गया, यानी इसके कितने रूट्स हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 100 बराबर 0 के दो, जिनका योग और गुणनफल दिया गया। मेरे हिसाब से ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो मैं समझाना चाह रहा था वो क्लियर हो गया होगा। बोलो क्लियर। अगली चीज पे आते हैं, ठीक है, अगली चीज पे आ जाते हैं। यहाँ पे कहा गया बहुपद, एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें एक्स के पावर में डिफरेंट चीजें दे दी जाए, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। एक मिनट, इसको ऐसे कर दो। आप सही लाया खा रहा हूँ, लाया समझते हो ना। देखो मैं आपको ले चल रहा हूँ आपकी बेसिक जगह पे। मैं इस वजह से आज बेसिक से करवा रहा हूँ क्योंकि सीडीएस का पेपर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में आएगी भैया ये क्या करवा दिया, रोने लग जाओ, नहीं ऐसा नहीं करना। देखो अगर आपसे कह दिया जाए भैया भैया ना कि कौन सा प्रश्न है ये, पॉलिनोमियल, ठीक, पॉलिनोमियल के अगर दे दिया जाए, आप सबसे पहले समझो कि पॉलिनोमियल के सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं। अगर मैं कहीं पे कह दूं, कहीं पे भी अगर मैं कह दूं कि कोई एक इक्वेशन है, ठीक है, त्रिघात का, यानी कि त्रिघात समीकरण है, मैं मान लेता हूं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये तीन घात का समीकरण है, ठीक। तीन घात का मतलब कि पावर 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है, और एक एक करके घटता जा रहा है, तो आपने कहा त्रिघात समीकरण। जितने घात का होगा उतने रूट्स, यानी इसके रूट्स कितने होंगे, तीन। तीनों रूट्स को मैं अल्फा बीटा और गामा मान लेता हूँ, इजी रहता है, अल्फा बीटा गामा मैथमेटिक्स के बाद में बहुत इजीली यूज होता है। तो अगर इसके लिए सम ऑफ रूट्स पूछा जाए, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आप क्या काम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस ऑफ बी। अगर मैं कहूं कि अल्फा बीटा गामा क्या होता है, आप कहेंगे अल्फा बीटा गामा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो जाता है माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डी अपॉन ए। और अगर मैं कह दूं कि दो दो को गुणनफल करके, यानी अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, ये कितना होता है, तो आप कहेंगे ये बराबर होता है सी बाई ए। यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना। आपको अगर तीन घात का समीकरण दे दिया गया तो बेसिक चीज कुछ है जो आपको समझनी थी। बेसिक चीज क्या है कि अगर तीन घात का समीकरण दिया गया तो यहाँ पे इसको पहले हम इससे तुलना कर लेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना कर लेंगे। ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। अब जितने घात का समीकरण उतने इसके मूल होंगे, यानी कि अल्फा बीटा गामा इसके मूल होंगे। तो अगर सम ऑफ रूट्स पूछा जाए तो आप कहेंगे माइनस बी बाई ए। अगर आपसे पूछे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो माइनस डी बाई ए। और अगर दो दो का गुणनफल यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ दो दो रूट्स, तो अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा बराबर हो जाएगा सी पाई। ये बेसिक चीज बात थी, इसका भी आगे यूज होने वाला है, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधे अपने प्रश्न पे जिसपे हमें यूज करना है, ठीक है। ये नोट्स जो है मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा अगर पॉसिबल हो पाया मुझसे, ठीक है। अगर नहीं पॉसिबल हो पाया तो कोई बात ही नहीं। देखो अब कहा गया कि इफ यदि दो बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस ए का एक शून्यक है, यानी एक रूट इसका दे दिया गया, तो बहुपद के अन्य शून्यकों के वर्गों का योगफल क्या होगा। समझिएगा बात को, हमसे क्या दिया गया, हमें दिया गया कि एक रूट दे दिया गया 2। अब अगर एक रूट बराबर 2 दिया गया तो इसका क्या मतलब हो कि 2 बराबर एक्स की जगह पे 2 अगर हम पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। हम पुट करके देखते हैं, एक्स बराबर 2 पुट करते हैं तो 2 का क्यूब 8 प्लस 3 गुणे 2 का स्क्वायर यानी कि 12 माइनस 6 दूनी 12 और माइनस ए बराबर 0 होना चाहिए। यानी यहाँ से 12 12 तो कट गया, यानी कि ए बराबर 8 हो जाएगा। अगर ये 0 होगा तो ए बराबर 8 हो जाएगा। यानी अब हमारे पास बहुपद क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8, ये बराबर 0 मान लो है, ठीक है। ये हमारा त्रिघात समीकरण है, यानी कि तीन घात का समीकरण। अब अगर त्रिघात समीकरण है तो हम इसकी तुलना किससे कर लेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 से तुलना कर लेंगे। यहाँ से हमारी कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1,
बी की वैल्यू आ जाएगी 3, सी की वैल्यू -6, डी की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब हमसे कहा गया कि इसके अन्य शून्यकों के वर्गों का, अब देखो आपको पता है एक रूट दो है, एक रूट हमने अल्फा माना, एक रूट बीटा माना। तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स कहूं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसके मूलों का योगफल, तो क्या होता है मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, यानी कि -3। बोलो क्लियर। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा -3 -2, यानी कि -5। एक तो इसको घेर लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -5 हो गया। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर मैं निकालने जाऊं, यानी कि मैं यहाँ से निकालने जाऊं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, आपको पता है गामा की जगह पे 2 है, तो गामा की जगह पे 2 रख देंगे, यानी कि 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अभी मैंने बताया था कि माइनस डी ऑफ डी बाई ए, यानी कि माइनस डी, डी की वैल्यू 8 है, -8/1, यानी कि माइनस। यहाँ से हमारा अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। अब एक बात बताओ, हमें निकालने को क्या कहा गया था, हमें निकालने को कहा गया था, ओहो हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मैंने सही किया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस डी बाई ए नहीं होता, शायद डी बाई ए होता, फिर भी मैं देख ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से आपने कहा कि अल्फा बीटा, एक बार मैं देख ले रहा हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। सम ऑफ रूट्स इन क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन बेसिकली इसको बोलते हैं, ठीक है, जो याद रखना आप, सी बाई ये होता है, डी बाई ये होता है, ये जानना जरूरी है, ठीक है, माइनस डी बाई ये होता है, बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा -4 हो गया। अब हमसे क्या निकालने को कहा गया था, हमसे निकालने को कहा गया था स्क्वायर्स ऑफ अदर टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज या रूट्स बराबर होते हैं, रूट भी वही होता है, जीरो मतलब ऐसा वैल्यू एक्स की जिसको पुट करने पे इसकी वैल्यू जीरो आ जाए। तो हमने कहा कि हमें अदर दो के स्क्वायर का सम निकालना है, यानी आपको निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है, तो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा। तो अगर हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है, और -2 अल्फा बीटा यानी कि ओ हो 2 अल्फा बीटा। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हमने ये यहाँ पे -8 होगा, ठीक है, तो डी की वैल्यू -8 होगी, यानी कि यहाँ पे डी की वैल्यू -8 हो गई, तो माइनस डी बाई यानी कि +8, ए अल्फा बीटा बराबर 4। अब सही है, ये हो गया 25 -2 चौको 8, यानी कि 25 -8 सर आपका आंसर। यहाँ पे हमने गलत कर दिया था, हमने डी बराबर -8 ना लेके +8 ले लिया था, इस वजह से आंसर गलत था। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है 17। बोलो क्लियर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया, 17। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, इस वजह से हमने दोबारा मुझे फॉर्मूला भी देखना पड़ा। हमने समझा क्या कि अगर कहीं पे भी क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है तो उसकी तुलना पहले ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से कर लेंगे, उसके बाद ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी, सम ऑफ रूट्स, क्यूब ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ दो दो रूट्स अगर हम करेंगे, निकालना आता है हमें। चूंकि निकालना था यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमने कह दिया कि अल्फा बीटा हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा बीटा पता है। हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये 25 हो गया। इसकी वैल्यू अगर हमने रखी 8, 25 -8 17 का करेक्ट आंसर हो गया। बोलो क्लियर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि अगर t इज इक्वल टू cos 79 की वैल्यू t दे दी गई, तो आपसे ये वैल्यू पूछी गई, लिख दो फटाफट कहीं पे। इससे पहले कि मैं कुछ लिखूं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। चलो मैं एक ट्राइंगल ड्रा करता हूँ, ये मान लो ट्राइंगल ड्रा कर दिया, ठीक है। अगर cos 79 बराबर t है तो t को t बाई 1 लिख सकते हैं, यानी इसको मैं 79 थोड़ी देर के लिए लिख दूं और ये राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी ये t हो गया, ये 1 हो। तो यहाँ से लंब कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में 1 - t स्क्वायर। अब cos x 79, कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण बटे में लंब, यानी कि 1/√1 - t स्क्वायर। बोलो क्लियर। और इंटू 1 - cos 79, यानी कि 1 - t, यही तो आपका होगा। अब अगर मैं देखूं तो इससे तो ऐसे आंसर निकलने से रहा, आपने कहा ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, मैंने कहा कोई चिंता की बात नहीं, वन ये हो गया 1 - t बटे में अंडर रूट में 1 - t स्क्वायर, 1 - t स्क्वायर। अब अगर मैं इसको रूट के पूरा अंदर अंदर करूं तो ये हो जाएगा 1 - t का होल स्क्वायर, रूट के अंदर इसको भी कर और बटे में 1 - t स्क्वायर को 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फिर सीधे सीधे हम आंसर निकालें। ये हो गया अंडर रूट में 1 - t स्क्वायर, 1 - t का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लगाएंगे तो 1 - t इंटू 1 + t मिलेगा। बोलो क्लियर है।
वन माइनस टी से इसका पावर कट जाएगा, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में वन माइनस टी बटे में वन प्लस टी। तो अगर आपको लगता है कि टीचर कंफ्यूज नहीं होते तो बिल्कुल होते हैं, मैं टीचर नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट फिर भी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अगर कहीं पे आंसर नहीं दिखता तो मुझे लगता है मैंने ही कहीं गलत करा होगा, टू बी ऑनेस्ट। आज तक ऐसा बहुत कम हुआ जब मैंने गलती अपनी मानी हो और गलत रहा हो, वो मतलब अपनी गलती मानने के बाद भी मैं गलत नहीं होता मोस्ट प्रोबेबली। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस करिए। तो बोलो, प्रश्न समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको समझने के लिए थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कुंद दिमाग ना बने। कहा गया कि मान लीजिए पी एक्स बराबर, आपको पी एक्स कोई पॉलिनोमियल दिया गया जिसकी ऐसे वैल्यू दे दी गई, क्यू एक्स दूसरा पॉलिनोमियल है जिसकी भी कुछ वैल्यू दे दी गई। ये दोनों पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद है, ठीक है। अब कहा गया कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा पी एक्स के जीरोज हैं। जीरोज मतलब रूट, जीरो मतलब रूट, यानी कि जिसको पुट करने पे वैल्यू जीरो आ जाए उसको जीरोज कहते हैं, ठीक है, शून्यक, हिंदी में शून्यक कहते हैं। तो कहा गया अल्फा बीटा गामा और डेल्टा अगर इसके शून्यक है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई है कि अगर, एक बहुत बेसिक सी बात समझना, कि अगर मैं कह दूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इसके दो शून्य अल्फा और बीटा है, तो आप ये एक्स माइनस अल्फा लिख लें और एक्स माइनस बीटा लिखना है। अगर इसके दोनों शून्य अल्फा और बीटा है तो एक्स माइनस अल्फा लिखना है, एक्स माइनस बीटा, और इसका जो गुणनफल करोगे तो हमेशा यही आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी कि शून्यकों को एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा करके अगर गुणा कर दोगे तो वही व्यंजक आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा? यानी कि एक्स माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा, एक्स माइनस बीटा इसका फैक्टर होगा। तो अगर एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे इसको तो एक्स माइनस बीटा आएगा, एक्स माइनस बीटा से डिवाइड करेंगे एक्स माइनस अल्फा आएगा। ये मैं कुछ समझाना चाह रहा था, अभी आपको नहीं समझ में आई होगी चीजें कि क्यों मैं समझा रहा था, वो समझेंगे, ठीक है। देखो अब इसको मिटा देता हूँ। देखो समझो बात को। देखो सीडीएस हो चाहे जो भी हो, मैथ मैथ ही होता है, चाहे सीडीएस हो चाहे एलडीए, टू बी ऑनेस्ट आपको मैथमेटिक्स से डरना नहीं होता। अब कहा गया पी एक्स के पॉलिनोमियल के मतलब जो शून्यक हैं वो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं पी एक्स को लिखना चाहूँ, पी एक्स, तो पी एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, और इसका एक शून्य क्या है, डेल्टा, यानी कि एक्स माइनस डेल्टा, ठीक है। ऐसे क्यू एक्स के अगर शून्यक दे दिए गए हैं, क्यू एक्स का शून्यक अगर आपको दे दिया गया है कि अल्फा बीटा गामा और लैम्डा, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा और एक्स माइनस लैम्डा, एक्स माइनस लैम्डा ये लिख सकते हैं। हमने अभी सीखा कि अगर इसके चारों शून्य के दे दिए जाए तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स माइनस डेल्टा पी एक्स हो गया, और क्यू एक्स को एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स माइनस लैम्डा लिख सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हमें जो निकालना है उस पर फोकस कर रहा हूँ। मैं मक्का क्यों खाता रहता हूँ? एक तो मेरा फेवरेट है और दूसरा गला सही रहता है। तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स बटे में ये निकालना है। बोलो क्लियर है? अंश में दो पद है, हर में एक पद है, लेके अलग हो जाते हैं, बंटवारा हो गया। तो माँ दोनों के हिस्से में आएगी, ये माँ है, तो इसके हिस्से में भी आएगी, इसके हिस्से में, तो दोनों की माँ है। तो हम यहाँ से कह देंगे ये हो जाएगा पी एक्स यानी कि बटे में एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, और ऐसे क्यू के केस में होगा तो माइनस क्यू एक्स बटे में एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। अगर आपको पता है पी एक्स को इससे डिवाइड करेंगे तो देखो पी एक्स में अगर बटे में एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, तो यहाँ पे एक्स माइनस डेल्टा आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस डेल्टा। माइनस अगर यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा से डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस लैम्डा आ जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर लेना, यानी ये हो गया एक्स माइनस डेल्टा माइनस एक्स प्लस का लैम्डा, एक्स एक्स कट गया, यानी आपका आंसर कितना आ गया, लैम्डा माइनस डेल्टा। जहां भी लिखा है आपको मार्क कर देंगे। ऐसा प्रश्न था जब ये प्रश्न करवाने से पहले मैं एक बार सोच रहा था कि लाओ सॉल्व कर लूं, अभी ये प्रश्न देखा तो मेरा दिमाग में आया कि लाओ इसको सॉल्व कर लेते। ये मेरे दिमाग में अब दो चीजें आई कि एक तो बहुत बड़ी मेथड हो जाएगी, दूसरा अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया तो बड़ी मेथड यानी टाइम टेकिंग मेथड इसकी नहीं होगी, इसकी कोई ना कोई शॉर्ट मेथड जरूर होगी क्योंकि आपके दिमाग में आ गई। तो यानी आपको बस ये समझना था कि अगर पी एक्स में अगर इसके चारों रूट दिए गए हैं और अल्फा बीटा गामा से डिवाइड किया जा रहा है तो आपका सीधे यहाँ पे आपको लिखना था कि एक्स माइनस लैम्डा बचेगा। यहाँ पे अगर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा डिवाइड कर रहे हैं और चौथा रूट इसका लैम्डा है तो एक्स माइनस लैम्डा बचेगा, इन्हीं दोनों को घटाना, आपका आंसर आ जाता। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलो अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न देखो, कहा कि अगर इक्वेशन x cos थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी हैज अ रियल सोल्यूशन,
अभी मैंने क्या बताया था आपको, रियल सोल्यूशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप जब मैं करवा रहा था तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि क्यों बता रहे हो ये। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों बता रहा था। रियल सोल्यूशन के लिए क्या होता है, विविक्तिकर जो होता है आपका, विविक्तिकर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, विविक्तिकर आपका क्या होना चाहिए, डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब इसकी हम तुलना कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। मैं लिख दे रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना कर दोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ जाएगी। ए बराबर एक आ जाएगा, बी बराबर माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा और सी बराबर पी आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर इसके मूलों को हमें क्या करना है, रियल रखना है, यानी कि रियल सोल्यूशन चाहिए। अगर हमें क्या चाहिए, रियल सोल्यूशन चाहिए, यानी कि इस समीकरण का वास्तविक हल अगर चाहिए तो हमें एक चीज पता है, एक फॉर्मूला हमें पता है कि वहां पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी कि विविक्तकर इज लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, या हम कहें कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर ए सी होना चाहिए। बोलो क्लियर। यहाँ पे बी स्क्वायर क्या होगा, देखो बी की वैल्यू माइनस कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर ए सी यानी फोर इंटू वन इंटू पी यानी कि फोर पी। आपने कहा इससे क्या होगा, मैंने कहा एक बात बताओ कि cos थीटा की अगर थीटा जीरो से पाई बाई फोर के बीच में लाई करता है तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एक। यानी कि ये फोर पी जो होगा वो एक से लेस देन और इक्वल टू होगा, यानी फोर पी जो है वो लेस देन और इक्वल टू एक है। और cos जीरो से पाई बाई फोर के बीच में सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे आएगी, पाई बाई फोर के पे। तो क्योंकि cos की वैल्यू जीरो से 90 के बीच में अप्रिशिएट यानी घटती है, तो हम कह रहे हैं कि cos थीटा कि पाई बाई फोर पे वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू का स्क्वायर यानी वन बाई टू, यानी कि फोर पी इज लेस देन और इक्वल टू वन बाई टू हो जाएगी। अब आप देखो फोर पी इज लेस देन और इक्वल टू वन, फोर पी इज लेस देन और इक्वल टू वन बाई टू। अगर फोर पी एक से छोटा है या बराबर है और फोर पी एक बटे दो से छोटा है बराबर, दोनों केसों को एक साथ लें तो हमें यह पता चलेगा कि फोर पी को हमें, अगर मैं कहूं कि राम 10 साल से छोटा है और राम 6 साल से छोटा है तो राम की वैल्यू 10 से 6 के बीच में हो सकती है, नहीं, राम की वैल्यू हमेशा 6 से छोटी होगी। तो अगर फोर पी एक से छोटा है, फोर पी एक बटे दो से भी छोटा है, तो फोर पी सीधे हम कह दे रहे हैं एक बटे दो से छोटा है। अगर फोर पी एक बटे दो से छोटा है तो अगर मैं चार से दोनों साइड में डिवाइड कर दूं तो पी इज लेस देन और इक्वल टू वन बाई एट हो जाएगा। तो ये कहाँ लिखा है, पी इज लेस देन और इक्वल टू वन बाई एट। आप कहेंगे सेकंड ऑप्शन में, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया मैं क्यों समझा रहा था ये वाला, म्यूटिकर इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मैं कुछ ये कह दिया जाता है कि इसके मूल बराबर होंगे तो बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी करते थे, यानी पी बराबर एक बटे आठ आ जाता। क्लियर हो गया, चलो अगला प्रश्न करो। बिल्कुल नहीं घबराना है, प्रश्न अगर मैं करवा रहा हूँ तो आसान ही होगा, ठीक है, क्योंकि मैं टफ प्रश्न कर नहीं पाता तो मैं इस वजह से करवाता ही नहीं। ऐसा लग रहा होगा कुछ लोगों को, ऐसा नहीं। देखो, कहा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू। निकालो ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस। देखो मैं और आपके लिए इजी कर दे रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा और प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा लिख दे रहा हूँ और प्लस में टू लिख दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू वन हो गई, यानी वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू, यानी हो गया थ्री प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे इसकी अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू, साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू हो सकती है साइन थीटा की न्यूनतम वैल्यू हो सकती है जीरो। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ साइन थीटा मैक्सिमम, यानी अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, यानी मैं थोड़ी देर के लिए इस व्यंजक को एम एज्यूम करूं तो एम मैक्सिमम, एम मैक्स कितना हो जाएगा जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम लेंगे, यानी थ्री प्लस टू, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, और मिनिमम वैल्यू के लिए साइन थीटा को मिनिमम लेना पड़ेगा, यानी कि इफ यू वांट टू गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन m देन यू हैव टू टेक एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन कि साइन थीटा मस्ट बी द लीस्ट इन वैल्यू, यानी कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी m मिनिमम बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा थ्री प्लस टू इंटू जीरो, यानी कि जीरो, थ्री प्लस जीरो कितना हो जाएगा थ्री। अब आपसे कहा गया था इसके अधिकतम मान और न्यूनतम मान के बीच का डिफरेंस, यानी पांच माइनस तीन निकालने कहा गया था,
जो कि निकालना बहुत टफ है, कैलकुलेटर का यूज कर लेना, 5 में से 3 घटा लेना, फिर आप आंसर अगले साल इसमें कमेंट कर देना, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा जूम करूंगा, ठीक है, घबराना नहीं है कि जूम क्यों कर दिया, मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझ में ना आए। देखो, अगर एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, यानी एबीसी इज अ राइट एंगल एट बी सच दैट एबी दे दिया गया, बीसी दे दिया गया, तो आपसे कहा व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल एबीसी विद मैक्सिमम एरिया। एबीसी को मैक्सिमम एरिया लेनी है, समझिएगा बात। देखो, अगर मैं किसी ट्रायंगल में मैक्सिमम एरिया, एक मिनट, अगर किसी ट्रायंगल में मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर फाइंड करना है, तो आपको ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से लेना पड़ेगा, रेड कलर से बनाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ए हो गया, बी को राइट एंगल बनाना है, बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है। ये अपना राइट एंगल हो गया, ए बी बराबर 6 दे दिया गया, बी सी बराबर 8 दे दिया गया, और ए बी सी के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल वाले वर्ग का अधिकतम क्षेत्रफल लेना है। तो अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, ऐसा वर्ग लेंगे जो दोनों को टच करे, यानी यहां को भी टच करे, कर्ण को भी टच करे, और आधार को भी टच करे, और उसका एक चीज राइट एंगल पे हो। अगर हमें मैक्सिमम लेना है तो हम मान लेते हैं ये एम, तो एम, हाँ ऐसे मान लेते हैं, एम ओ बी और एल मान लेते हैं, एल एम ओ बी, ये अगर मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर लेना है, तो उसके लिए इसका एक शीर्ष आपको 90 डिग्री पे लेना पड़ेगा। बोलो क्लियर है। मैं थोड़ी देर के लिए इसकी भुजा ए मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए, तो पूरी देर के लिए आप कहोगे मानो, मैंने कहा ठीक है, मैं पूरी देर के लिए मान लेता हूँ, इसको ए एज्यूम कर ले। अगर ये जो ए है तो ये भी ए होगा। अब बताइए, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर है तो हर जगह परपेंडिकुलर, तो अगर ये ए है तो ये वाली भुजा भी ए हो जाए। अब होता है एल बी अगर ए हो गई, तो एल सी, ये एल सी कितना हो जाएगा, 8 माइनस से। बोलो क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, आप ट्राइंगल इसको देखो, छोटे वाले ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को देखो, ठीक, इसमें देखो ये कोण बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी में इस कोण के बराबर है, यहाँ ये राइट एंगल, यहाँ पे ये राइट एंगल, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल CML is similar to triangle CAB। अगर ये सिमिलर हो गया तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं CL बटे ML बराबर, CAB के लिए ऐसे ले लो, CB बटे इसकी वाली बड़ी भुजा AB, यानी यहाँ पे CL अभी हमने कहा था 8 माइनस से, बटे ML 8 बराबर CB 8 बटे AB 6। इसी को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, 2 चौको 8, 2 तिया 6, यानी आपने कहा 24 माइनस 3A बराबर 4A, यानी ए बराबर 7A बराबर 24, यानी ए बराबर 24 बटे 7, यानी जो स्क्वायर था उसकी साइड आ गया। अब स्क्वायर की अगर साइड आ गई तो आपसे क्या पूछा गया, देखो सीडीएस में देखो यूपीएससी कह रही है तो 24/7 भी दे रही है, परिमाप पूछा गया था, साइड नहीं। कई बार ए बराबर 24/7 निकाल के हम आंसर मार्क कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। परिमाप यानी पेरीमीटर, यानी 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 24/7 हो जाएगा 96/7। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द अर्थ। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो फिर से समझना, वीडियो को बैक करके, मैं नहीं समझाने जा रहा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कुछ लोग कहते हैं ये वाला पीडीएफ दे दो, दे देता हूँ, फिर उनके पास लैपटॉप नहीं होता, फिर वो वो नहीं कर पाते, फिर कहते हैं ओ भैया क्या दे दिया, ये मैं कहाँ से पढ़ूं मालिक। ताकि के की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, ताकि इसके लिए रियल रूट्स हो। अभी मैंने बताया था, जब वो फॉर्मूला बता रहा था तो आपको समझ में आ गया क्यों बताया था, कि के का अधिकतम मान ज्ञात करो जिसके लिए इसके वास्तविक मूल हो। वास्तविक मूल के लिए आपको पता है विविक्तिकर मस्ट बी लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर हम इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर देंगे, ए बराबर 2 मिल जाएगा, बी बराबर -4 मिल जाएगा, और सी बराबर 6 मिल जाएगा। इसके मूल बराबर ओ रियल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4AC, यानी विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4AC इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलो क्लियर, बी स्क्वायर माइनस 4AC इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बी स्क्वायर 16 माइनस 4AC यानी कि 4 गुणे 2 गुणे के, लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 16 माइनस 8 के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 16 8 के दोनों जगह जोड़ दें तो 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 के हो जाएगा, यानी के इज लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो के की
वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आ गया? के की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। ठीक है, बोलो क्लियर है? अरे के लेस देन आर इक्वल टू 2 का मतलब हो गया कि के या तो 2 से छोटा हो गया या 2 के बराबर होगा। अब 2 से छोटा ये ना मार्क कर देना कि 1 नहीं हो सकता, 1 पे देख लेना। तो अगर हमें रियल रूट्स फाइंड करने थे, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी थी के की, जिसके लिए इसके रियल रूट है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू कहा गया था, के का अधिकतम मान क्या होगा जिसके लिए मूल वास्तविक। अगर के इज लेस देन आर इक्वल टू 2 लिखा तो हमने कह दिया कि के बराबर 0 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, तो आपने 2 ही क्यों लिया? हमने कहा यहाँ पे के का अधिकतम मान। तो देखो यूपीएससी पूछ रही है तो यहाँ पे एक चीज और दे दे रही है, नहीं तो अगर ये अधिकतम मान ना होता भैया तो 1 भी सही होता, 2 भी होता, लेकिन के का अधिकतम मान पूछा गया तो के की मैक्सिमम वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, मिनिमम वैल्यू तो 0 भी ले सकते हैं, किसने रोका? माइनस भी ले सकते हैं, किसने रोका? बोलो क्लियर? तो यहाँ पे किस पे फोकस करना है, अधिकतम मान। ये देखो, देखो करो इस प्रश्न को। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। कहा गया कि 93 को 94 से रिप्लेस कर दिया जाए तो फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करो। अब देखो इसमें आपसे 3 चीजों पे बात करी गई। एक तो पहली चीज आपसे कहा गया मीडियन की बात की गई, दूसरा मीन की बात की गई, और चौथा मोड की बात की गई। यानी मीन मोड मीडियन तीनों की बात कर दी गई एक प्रश्न। एसएससी कभी नहीं पूछता ऐसा, एसएससी तो एक प्रश्न मीन बताओ, मीडियन बताओ, मोड बताओ, इन्होंने तीनों पूछ लिया। देखो कोई भी गिवन डेटा रहे ना तो उसके लिए मीन मोड मीडियन निकालने से पहले आपको सबसे बड़ी चीज जो करनी होती है वो ये करनी होती है। मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको कुछ समझ ना आए जब मैं पीडीएफ दूं। पीडीएफ ऐसे सोल्यूशन वाला मैं पेन से सॉल्व करके अगर टाइम मिला तो दे दूंगा, नहीं तो ऐसे नहीं दे पाऊंगा। सबसे पहले इसको किस फॉर्म में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने जाओगे तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या आ जाएगी, 36। देखो यहाँ पे 36 दिख रही है तो 36 लिख दिया। उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, 41 आ जाएगा। जो लिखते चलो उसको अंडरलाइन करते चलो ताकि वो दोबारा ना हो जाए। 43 हो जाएगा। 43 के बाद आपका 61 हो जाएगा। 61 के बाद क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। 71 के बाद में 92 हो जाएगा। 92 के बाद में 93 हो जाएगा। 93 के बाद में 95 हो जाएगा। 95 के बाद में 99 हो जाएगा, है ना। 99 के बाद में 110 दो बार हो जाएगा, और उसके बाद में 127 हो जाएगा। अब काउंट कर लेना कि कितना डेटा दिया गया था, कितना हमने किया। तो अगर मैं काउंट करने आऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हो गया, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, n बराबर 12 आ गया। तो यहाँ पे काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। अब देखो सबसे पहले मीडियन की बात कर लेते हैं। देखो अगर पदों की संख्या कितनी आई, पदों की संख्या यहाँ पे देखो, पदों की संख्या मैंने लिख दी कि n बराबर 12 है। अगर पदों की संख्या इवन दे दी जाए तो मीडियन क्या होती है, n/2 टर्म प्लस n/2, सॉरी, मीडियन क्या होते हैं, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म बटे में 2। तो यहाँ पे 12/2 यानी छठवां पद, छठवां पद कौन सा है, 3 और 3 6 यानी कि छठवां पद, प्लस सातवां पद बटे 2, 92 प्लस 93/2 यानी कि इसकी मीडियन हो जाएगी पहले 92 प्लस 93/2। ये मीडियन की बात की गई। मीन क्या होता है, मीन होता है सबका सम बटे में 2। तो सबका सम मान लो लिख दें 36, मतलब इस सब का सम, इस सब का सम कुछ होगा, और बटे में पदों की संख्या, यानी कि मीडियन क्या, मीडियन हो गया। अगर मैं मीन की बात करूं, मीन बराबर होता है सम बटे पदों की संख्या, यानी कि 12, सम बटे 12 हो जाएगा। और मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, बहुलक होता है। बहुलक मतलब कि जो सबसे ज्यादा बार आता है, सबसे ज्यादा बार यहाँ पे 110 दो बार आया तो बहुलक कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब ये सब भूल जाओ। अब जो प्रश्न में कहा गया उस पे आते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया, प्रश्न में कहा गया ये कि अगर 93 को हम 94 से रिप्लेस कर दें, 93 की जगह पे 94 लिख दें, यानी 93 को हटाया और हमने 94 यहाँ पे चेप दिया, तो मीडियन 92 प्लस 94/2 हो जाएगी। नई वाली मीडियन हो जाएगी 92 प्लस 94/2। ये नई वाली मीडियन हो जाएगी। नई वाली मीडियन कितनी हो जाएगी, 92 प्लस, क्योंकि तब 7वें स्थान पे 94 आने लग जाएगा, यानी 92 प्लस 94/2 आपका नई मीडियन हो जाएगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में मीन, मीन आपको पता है सम में पहले 93 था, अभी एक और बढ़ जाएगा, यानी कि अब 1/12 बढ़ जाएगा मीन जो होगा, क्योंकि 93 पहले था, पहले मीन m था, तो उससे 1/12, क्योंकि सम एक बढ़ा है तो 1/12 से मीडियन बढ़ जाएगा। 1/12 मतलब पॉइंट लगाएंगे 10 होगा, जीरो बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, 12 8 96 और 12 3 36, यानी 0.083 से हमारा मीन यानी माध्य बढ़ जाएगा। यानी माध्य जो होगा, यानी m डैश जो होगा वो बराबर हो जाएगा m प्लस 0.083, यानी कि जो माध्य होगा वो पुराने वाले माध्य से 0.083 बढ़ जाएगा।
और मोड में देखो, मोड मोड तो हमेशा जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही होगा। तो मोड 110 था, 110 अभी है। तो अब आपसे ऑप्शन में क्या है, डिफरेंस बिटवीन न्यू मीडियन एंड ओल्ड मीडियन इज वन। देखो पहले मीडियन कितनी थी, 92 प्लस 93/2, यानी कि इससे बढ़ा है केवल एक, तो 1/2 ज्यादा हुआ। डिफरेंस बिटवीन न्यू मीडियन एंड ओल्ड मीडियन, बताओ कितने का डिफरेंस है, 1/2 का। यानी कि मीडियन, नई मीडियन और पुरानी मीडियन के बीच में डिफरेंस कितना है, 0.5। जबकि यहाँ ऑप्शन में कहा गया एक, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो यूपीएससी का जब भी पेपर अटेम्प्ट करना, तो देखो ऐसे होता है, एक स्टेटमेंट एक गलत हो गई, तो एक जहां जहां है वो सब काट दो, आपका आंसर है। अगर ऐसे पहले एलिमिनेशन बड़ा आता था सीएससी में, सिविल सर्विस एग्जाम में, लेकिन अभी नहीं आता, अभी एलिमिनेशन है। दूसरा स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन न्यू मीन एंड ओल्ड मीडियन इज लेस देन 0.1। देखो डिफरेंस कितना है, 0.08 थे, क्या ये 0.1 से लेस है, बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट सही है। डिफरेंस बिटवीन न्यू मोड एंड ओल्ड मोड इज 0, पहले भी मोड 110 था, अभी भी 110 है, तो इसका डिफरेंस 0 हो गया। बोलो क्लियर, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया कि व्हाट इज द डिजिट एट 100th प्लेस ऑफ द नंबर। देखो 100 प्लेस का मतलब आपसे सौवीं संख्या नहीं पूछी गई, 100वें स्थान पे अगर आपने प्लेस वैल्यू पढ़ी होगी, तो मान लो कोई संख्या लिख दी गई ए बी सी डी ई एफ, ये इकाई का अंक यूनिट डिजिट, ये टेंथ डिजिट, ये 100 डिजिट, ये 1000 डिजिट, ये 10,000, और इसकी वैल्यू होती है लाख। बोलो क्लियर। अगर आपको किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना है, तो आप उसके 10 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। 10 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही उसका यूनिट डिजिट। क्यों? क्योंकि जब हम 10 से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर जो भी होगा वो 10 से छोटा होगा। 10 से छोटा होने का मतलब एक डिजिट में रिमाइंडर आएगा, एक डिजिट में जो रिमाइंडर आएगा वही संख्या हो जाती है उसका। ऐसे अगर दहाई के स्थान पे, तो 100 से डिवाइड करके देख लेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आ जाएगा उसका दहाई का अंक जो होगा वही हो जाएगा उसका, वो दहाई का अंक। ऐसे सैकड़े के लिए 1000 से डिवाइड कर लेंगे, हमें क्या आंसर निकालना है, सैकड़े वाला। तो हम इस जो संख्या दी गई है 225 के पावर 40, इसको डिवाइड कर लेते हैं 1000 से। बोलो क्लियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसी किसी फॉर्म में तोड़ो ना कि मतलब एकदम मजे ही आ जाए। तो आप कहेंगे 5 की पावर 2, 25 और नवैया 225, यानी कि 25 × 9, ये हो गया, और के पावर 40 लिखा हुआ बटे में 1000 लिखा, यानी ये लिखा हुआ 5 की पावर 2 के पावर 40, यानी 5 की पावर 80 और गुणे 9 के पावर 40 बटे में कितना लिखा हुआ। अगर मैं 5 की पावर 3 से अभी चाहूँ डिवाइड कर दूं, बाद में रिमाइंडर में 5 की पावर 3 से, रिमाइंडर में एक चीज याद रखना कि अगर मान लो 125 में मैं काटता हूँ, तो जो रिमाइंडर आएगा उसमें 125 से गुणा करना पड़ेगा, इस ध्यान रखना। तो मैं क्या काम करता हूँ, 125 से काट देता हूँ, यानी 5 की पावर 3 से, तो 5 की पावर यहाँ 77 बचेगा, यहाँ 9 के पावर 40 बचेगा, और यहाँ बचेगा 125। हमने क्या किया है, 5 की पावर 3 से काटा है, तो रिमाइंडर जो भी आएगा उसमें 5 की पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी एक्चुअल रिमाइंडर आएगा। अब हम 125 से 5 की पावर 77 में डिवाइड करते हैं, फिर 125 से 9 के पावर 40 में डिवाइड करते हैं, सॉरी 125 से काटा है ना, तो यहाँ पे बचा कितना, 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिख लेना, 125 नहीं 8 लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे बचा कितना है, 8। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा है, 8, क्योंकि 125 से काट दिया ना। यानी 8 से हम 5 की पावर 77 में डिवाइड करेंगे, और 8 से 9 के पावर 40 में डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उनको गुणा करेंगे, फिर रिमाइंडर आ जाएगा। उस रिमाइंडर में चूंकि 125 से हम कट कर चुके हैं, तो 125 से गुणा कर देंगे, हमारा आ जाएगा ओवरऑल रिमाइंडर। 5 की पावर 77 से में अगर 8 से डिवाइड करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 के पावर 38 इंटू 5। 5 की पावर 2 25, 25 में 8 से डिवाइड करेंगे, 8 या 24, रिमाइंडर 1, 1 की पावर 38, रिमाइंडर 1, 1 इंटू 5, यानी रिमाइंडर यहाँ से पहुंचा जाएगा। 9 के पावर 40, 8 से 9 में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, 1 के पावर 40, यानी कि रिमाइंडर 1, अब 5 यहाँ आया, 1 यहाँ आया, यानी 5 एकम 5, यानी ओवरऑल रिमाइंडर हमारा यहाँ से हो गया 5। लेकिन हमने 125 से कट लगाया था, तो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर आर बराबर हो जाएगा 125 गुणे 5, यानी एक्चुअल रिमाइंडर हो जाएगा 625। और मैंने क्या बताया, एक्चुअल रिमाइंडर का जो 100 डिजिट होगा वही स्थान हो जाएगा, 100वें स्थान पे आने वाली संख्या, यानी 625 के सैकड़े के स्थान पे कौन सी संख्या 6, तो आपका आंसर 6 हो जाएगा। बोलो क्लियर। आप देखो अगला प्रश्न, उससे पहले मैं लाया खाता हूँ और आप लोग प्रश्न देखो। ठीक है, देखो क्या कहा गया कि ए बी सी डी धन पूर्ण संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है बेसिकली। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल नंबर। तो क्या, हाउ मेनी पॉसिबल रिमाइंडर्स आर देयर व्हेन ए 1 पावर ए प्लस 2 पावर बी प्लस 3 पावर सी प्लस 4 पावर डी इज डिवाइडेड बाय 10। अच्छा प्रश्न है, समझिए। ठीक है,
एक चीज बताइए, हमारी संख्या क्या लिख दी गई, ए के पावर ए, 2 के पावर बी, 3 के पावर सी, 4 के पावर डी। 10 से विभाजित करने पे कितने शेषफल हो सकते हैं? तो कोई एक का पावर कुछ भी कर दे तो ये यूनिट डिजिट हमेशा एक ही देगा। 2 के पावर कुछ भी करते हैं तो या तो रिमाइंडर मतलब यूनिट डिजिट 2 होता है। 2 के पावर 2 करते हैं तो यूनिट डिजिट 4 होता है। बेसिकली 10 से डिवाइड करने पे अगर पूछा जाए कि कितने शेषफल, तो 10 से डिवाइड करने पे शेषफल, अभी हमने कहा कि 10 से डिवाइड करने पे जो शेषफल आता है वही यूनिट डिजिट होता है। तो हमने कहा बेसिकली इसका यूनिट डिजिट पूछा गया है, तो हम यूनिट डिजिट पे ऑपरेट करते हैं कि एक के पावर कुछ लगाएंगे तो यूनिट डिजिट एक होगा, 2 के पावर कुछ लगाएंगे तो या तो 2 होगा या तो 4 होगा, या तो 8 होगा या तो 6 होगा, यानी कि या तो 6 होगा या तो 8। बोलो क्लियर। 3 के पावर कुछ भी लगाएंगे तो या तो 3 होगा या तो 9 होगा और या तो 7 होगा या तो 1 होगा। बोलो क्लियर। 3 के पावर अगर 1 करेंगे तो 3, 2 करेंगे 9, 3 करेंगे 7 और 4 करेंगे तो 81, फिर ऐसे रिपीट होने लगेगा। 4 के पावर कुछ भी करेंगे तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। बोलो क्लियर। अब आपसे कहा गया कितने संभावित क्षेत्रफल हो शेषफल हो सकते हैं। तो अगर हम कुछ भी पावर लगा दे तो एक यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया, 3 यहाँ पे आया, 4 यहाँ पे आया, तो अगर हम सबका सम करेंगे शेषफल तो जोड़ देंगे क्योंकि सब जुड़े हुए हैं। तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो यहाँ से तो कोई रिमाइंडर आएगा नहीं। अगर एक के साथ 4 9 6 लेते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट कितने पॉसिबल हो जाएंगे, 1 4 5 9 14 6 20, यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 4 लिया तो कितना आया, 0। यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे 6 लेते तो कितना आ जाता है, 1। अगर यहाँ से 1 लेते, 2 लेते, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 मिनट, यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 लेके और यहाँ पे 6 ले लेते तो 6 3 9 1, 6 3 9 1 10 और 2 12, यानी यूनिट डिजिट तब 2 हो जाता। जब 4 लिया तो यूनिट डिजिट 0, जब हम यहाँ पे 6 ले रहे हैं तो यूनिट डिजिट 2 हो गया। ऐसे मैं 1 2, अब देखो यहाँ पे इन दोनों पे चेक कर लिया, अब हम क्या काम करते हैं, 1 2 3 लिया तो 0, 1 2 9 ले लेते हैं, 1 2 9 लेंगे, यहाँ पे 1 आया हो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 आया हो, 1 2 9 के साथ हम ट्रिपलेट बना तो 9 2 11 1 12, यूनिट डिजिट 2, 2 के साथ 4 आएगा तो यूनिट डिजिट 6, 2 के साथ 6 आएगा तो यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। समझिएगा, 1 2 9 और यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट आया, यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 2 15 1 16, यूनिट डिजिट 6, और अगर हम इसको 6 ले लेंगे तो यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। सिमिलरली 1 2 9 ना लेके 1 2 7 लेता हूं, 1 2 7, 1 2 7 7 2 9 1 10 हो गया, तो यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा, यानी या तो 4 होगा या तो 6 होगा। यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट 2 हो गया, यहाँ पे हमने क्या लिया कि 1 2 7 ले लिया तो यूनिट डिजिट या तो 4 हुआ या तो 6 होगा। ऐसे अगर मैं 1 2 1 ले लूं तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, 1 2 1, एक सम हो गया 4 4 4 8, यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। 1 2 1 4 और 4 6 10, यूनिट डिजिट 0, तो या तो 0 होगा या तो। सिमिलरली अब हम 1 4 ले लेते हैं, 1 4 3 लेंगे तो 1 4 5 3 8 4 12, यूनिट डिजिट 2। 1 4 9 और 4 लेंगे तो 9 4 13 1 14 4 18, यूनिट डिजिट 8। 1 4 9 और 6 लेंगे तो 9 6 15 4 19 1 20, यूनिट डिजिट 0। अब ऐसे 1 4 7 और 1 4 7 ले लेंगे तो 7 4 11 1 12 और 4 16, यूनिट डिजिट 6। बेसिकली मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक के साथ 2 3 4, एक के साथ 4 9 6, एक के साथ 6 7 ले लेंगे, 6 7 13 1 14, यूनिट डिजिट 4, एक के साथ 8 1 ले लेंगे, यानी आपकी पॉसिबल यूनिट डिजिट की वैल्यूज है 5। देखो मैं क्या समझा रहा हूँ उसको समझिएगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक के साथ 2 3 4 ले लेता हूँ, यानी यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आया हो, यहाँ पे आया हो 2, यहाँ पे आया हो 3, यहाँ पे आया हो 4, तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। यहाँ पे आया हो 1, यहाँ पे आया हो 2, यहाँ पे आया हो 1, यहाँ पे आया हो 2, यहाँ पे आया हो 3, लेकिन यहाँ पे आया हो 6, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि देखो 6 3 9 2 11 1 12, यूनिट डिजिट 2 हो गया। अगर मैं ऐसे सिमिलरली 1 4 9 के लिए ट्राई करूं, अब जैसे देखो आप कोई भी ले लो, कोई कॉम्बिनेशन ले लो, 1 ले लो, इसकी वैल्यू 8 ले लो, इसकी वैल्यू 7 ले लो, इसकी वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो देखो 1 8 9 7 16 4 20, यूनिट डिजिट 0 हो गया। अगर मैं 6 लेता तो 22 होता, यूनिट डिजिट 2 हो जाता। मैं ऐसे कॉम्बिनेशन लेता हूं, कलर चेंज कर देता हूं। मान लो हमने यहाँ तो एक ही पॉसिबल वैल्यू यानी 1 ले लिया, यहाँ पे 9 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया और यहाँ पे 4 ले लिया, 9 4 13 4 17 1 18, यूनिट डिजिट 8, यानी यूनिट डिजिट या तो 6 होगी, या तो 0 होगी, या तो 2 होगी, या तो 8 होगी, या तो 4। और यही पूछा कितने संभावित शेषफल हो सकते हैं, तो आपने कहा 6 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है। यानी कितने संभावित क्षेत्रफल है, 5। कितने संभावित क्षेत्रफल है, 5। बोलो क्लियर है, कितने संभावित क्षेत्रफल हो सकते हैं, 5। क्लियर हो गया, तो आपने कहा बिल्कुल क्लियर। अगले प्रश्न पे आते हैं, बोलो क्लियर हो गया ना। चलो अगला प्रश्न भी सेम है, कहा गया जैसे देखो
कहा कि n एक धनपूर्ण यानी n कोई नेचुरल नंबर है, तो कहा कि 4 पावर n, 6 पावर n, 9 पावर n, 11 पावर n को अगर 10 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल या तो 4 होगा या तो 6 होगा। बोलो क्लियर। 6 को डिवाइड करते हैं शेषफल हमेशा 6 होगा। 9 को डिवाइड करते हैं या तो 9 होगा या तो 1 होगा। अरे 9 का यूनिट डिजिट या तो 9 होता है, 9 के पावर चढ़ाने पे, या तो 1 होता है। और 11 के लिए यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। अब एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे इवन लेते हैं, यहाँ पे ऑड लेते हैं, तो ऑड लेने पे 4 के पावर 1 कर रहे हैं 4, 6 के पावर 1 कर रहे हैं 6, 9 के पावर 1 कर रहे हैं 9, और 11 के पावर 1 कर रहे हैं 11, ये यूनिट डिजिट 1। यानी इवन के केस में 4 6 9 1 आ रहा है, यानी इवन के केस में यूनिट डिजिट देखो, तो सॉरी ऑड के केस में यूनिट डिजिट 4 6 9 और 1 आ रहा है। और अगर मैं ऑड ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए, यानी एन की वैल्यू, अगर मैं, ये ऑड था सॉरी, यहाँ पे ऑड लिख दे रहा हूं नहीं तो कंफ्यूज हो, और अगर मैं इवन ले रहा हूं, इवन लेने पे 4 का यूनिट डिजिट 6 हो जा रहा है, 6 का फिर भी 6 रह रहा है, 9 के लिए यूनिट डिजिट 1 हो जा रहा है, और 1 के पावर कुछ भी चढ़ा है हमेशा 1 होता है। तो आपकी दो पॉसिबल वैल्यू है, 4 6 9 1 1 और 6 6 1 1। ये तो पॉसिबल वैल्यूज है, यानी यूनिट डिजिट या तो 4 6 9 1 होगा या तो 6 6 1 1 होगा। अब आपसे कहा गया सभी संभावित क्षेत्रफलों का शेषफलों का योग बताओ। अगर हमने n की वैल्यू ऑड ले ली, तो हमारी 4 यहाँ पे यूनिट डिजिट आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, 9 यहाँ पे आ गया और 1 यहाँ पे आ गया, यानी 4 6 10 9 19 1 20, यानी यूनिट डिजिट तब 0 होगा। यानी यूनिट डिजिट 0 होने का मतलब शेषफल 0 होगा 10 से विभाजित। इवन अगर हम ले रहे हैं n की वैल्यू, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आ जाएगा 6, यहाँ पे यूनिट डिजिट आ जाएगा 6, यहाँ पे यूनिट डिजिट आ जाएगा 1, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा, यानी तब कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट, 6 6 12 1 13 1 14, यानी यूनिट डिजिट 4। यूनिट डिजिट 4 होने का मतलब 10 से डिवाइड करने पे अगर किसी संख्या का शेषफल जो होता है वो यूनिट डिजिट, यानी या तो 0 होगा या तो 4 होगा। शेषफल या तो 0 हो सकता है या तो 4, क्योंकि यूनिट डिजिट या तो 0 है या तो 4। तो सभी पॉसिबल शेषफल क्या है, या तो 0 या तो 4। अब या 0 या 4, इन्हीं दोनों का योग बताना था। शेषफल या तो 0 होगा या तो 4, यानी कि सम कितना हो जाएगा 4। समझ में आया। मैंने कहा अगर हम n की वैल्यू ऑड लेते हैं तो इनका यूनिट डिजिट 4 6 9 1, यूनिट डिजिट क्या होता है 10 से विभाजित करने का क्षेत्रफल, इसी वजह से वहां पे शेषफल, इसी वजह से वहां पे मैं समझा रहा था। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू इवन लेते हैं, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1, तो यहाँ पे पॉसिबल शेषफल कितना हो गया 4। तो कहा गया समस्त पॉसिबल क्षेत्रफलों, क्षेत्रफल नहीं शेष रिमाइंडर्स का सम पूछा गया था, तो 0 + 4 आपका 4 हो जाएगा। क्लियर। ये लो भैया, कहा गया प्रश्न देखिएगा, कहा गया जब संख्या इसको 1 2 3 से शुरू किया गया, 4 5 6 8 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे ऐसे करके 99 100 को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। लिटरली कह रहा हूँ, ये प्रश्न आपके सीसैट में भी आया था। सीसैट 2023 वाला जो हुआ था उसमें सेम प्रश्न देखने को मिला था, और कई लोग क्या होता है, हड़बड़ाहट होती है ना, घबरा गया। देखो अगर कहीं पे 16 से विभाजित करने पे शेषफल है, तो आप रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16 याद करना। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16, आपने कहा ये क्या होता है, 16 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, जैसे आपका होता है 4 का 2 से डिवाइड करने के लिए यूनिट डिजिट देखते हैं, 4 से डिवाइड करने के लिए दहाई के अंक तक जाते हैं, 8 से डिविजिबिलिटी रूल देखने के लिए सैकड़े के अंक तक बनने वाली संख्या, ऐसे 16 के लिए हजार के अंक, यानी लास्ट 4 अंकों से बनने वाली संख्या पे फोकस करते हैं, उसके सिवा किसी से। इन लास्ट 4 डिजिट से बनने वाली संख्या अगर 16 से डिविजिबल है तो संख्या पूरा पूरा 16 से डिविजिबल हो गया, अदरवाइज नहीं। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मैंने कहा यही बात है, आपको लास्ट 5 डिजिट से बनने वाली संख्या दी गई, 1 2 3 4 5, लास्ट 5 डिजिट से बनने वाली संख्या 99100। इसको 16 से डिवाइड कर, अगर ये 16 से डिवाइड हो जाती, तो इसके पहले वाली जो भी संख्या होगी उसके बाद कितने जीरो, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, लास्ट के 5 डिजिट हमने उठा लिया, तो ये संख्या ऐसे कुछ दिख रही हो, इसके पहले वाली पूरी पूरी संख्या हमारी कट रही होगी 16 से, क्योंकि देखो ये जो संख्या होगी लास्ट के, अगर किसी संख्या के लास्ट 5 जीरो हो तो 16 से कटेगी कैसे, देखो 16 छक्के 96, 4 40, 16 दूना 32, 16 85, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमें बस लास्ट 5 डिजिट से बनने वाली संख्या पे फोकस। अब इसी को 16 से डिवाइड कर दो, तो जो शेषफल आएगा वही शेषफल हो जाएगा। तो 16 पंचे 16 छक्का 96, यहाँ पे लिखा 96, 3 31, 16 इकन्ना 16, यहाँ पे बचा कितना 15, या जीरो, 16 नौया 144, बचा कितना 6, ये 60 हुआ, 16 तिया 48, बचा कितना 12, यानी शेषफल कितना है 12। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शेषफल क्या होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए 12। समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूँ। इसी वजह से एक प्रश्न जब मैं समझाता हूँ तो बहुत अच्छे से समझाता हूँ। बोलो क्लियर। अगला प्रश्न देखो, टाइम एंड वर्क का अच्छा प्रश्न है, और इसी के साथ इस पार्ट को तो यहीं खत्म कर देते हैं, बाकी मैं मर्ज करूंगा तो आपको घबराना नहीं है, जब बड़ी वीडियो आएगी समझ लेना कि मर्ज हो रहा है। ए बी सी डी कोई कार्य, ए बी सी डी 4 वर्कर हैं जो कोई कार्य 3 6 9 और 12 घंटे में कर सकते हैं।
लेकिन एक पर्सन केवल एक ही टाइम पे काम कर सकता है और 1 घंटे में केवल एबीसीडी 4 वर्कर है जो अलग अलग मतलब घंटों में काम को कर सकते हैं। एक 3 घंटे में कर सकता है, एक 6 घंटे, एक 9 घंटे, एक 12। अगर एक व्यक्ति इसके अतिरिक्त एक ही समय पर प्रत्येक घंटा केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। यानी 1 घंटे अगर हम काम करवा रहे हैं, यानी मान लो दूसरा घंटा चल रहा है, पहले घंटे आएगा तो कोई एक व्यक्ति आएगा, दूसरे घंटे केवल एक व्यक्ति आएगा, तीसरे घंटे कोई एक व्यक्ति आएगा। यानी एक टाइम पे एक ही व्यक्ति रहेगा अगर नहीं 4 जनों को एक साथ लगा तो। और कोई व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है उसी को पेल दो कि भैया तुम ही काम करते रहो, नहीं ऐसा नहीं करना। ठीक है, हमें काम को पूरा करने के लिए न्यूनतम घंटे, अगर हमें न्यूनतम घंटे की बात की गई तो यानी कि हमें सबसे ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति चाहिए। जो सबसे ज्यादा काम कौन करता है? जो सबसे कम समय में काम खत्म कर देता है, वो लोग ले। हमने कहा हमें न्यूनतम, अच्छा ये आवश्यक नहीं कि सभी को काम पे लगाया जाए, कोई जरूरत नहीं कि सबको काम पे लगाओ। देखो एलसीएम ले लेते हैं, 3 6 9 12 कितना हो गया? 36। टोटल वर्क मान लेते हैं 36 मिनट। ए 3 घंटे में करता है यानी 1 घंटे में 12 करता होगा। बी 6 घंटे में करता है यानी 1 घंटे में 6 करता होगा। सी 9 घंटे में 36 करता है, 1 घंटे में 4। और डी 12 घंटे में 36 करता है यानी 1 घंटे में 3 करता है। पहले घंटे हम सबसे पहले किसको उठाएंगे? चूंकि न्यूनतम टाइम में काम पूरा करना है तो हम सबसे ज्यादा काम करने वाले यानी ए को उठाएंगे। ए आया फर्स्ट आवर में, उसने 12 यूनिट कर दिया। अब दूसरे घंटे में चूंकि ए को लगा नहीं सकते क्योंकि क्रमागत आवर में ए आ नहीं सकता, दूसरे घंटे में उससे कम काम करने वाले बी को उठाते हैं। बी आया सेकंड आवर, पूरा पूरा काम किया, उसने कितना यूनिट कर दिया? 6 यूनिट। 12 से 18 यूनिट हो गए। तीसरे घंटे में यानी कि सी आया, तीसरे घंटे उसने सॉरी, फिर तीसरे घंटे किसको बुलाए? अब चूंकि ए को हम बुला, जरूरी नहीं कि सी को बुलाया जाए, ए बी में को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन हम एक चीज पता चल रही है कि अगर इन दोनों को हम लगा रहे हैं तो हमारा 2 घंटे में 18 यूनिट हो जा रहा है। देखो 12 यूनिट यहाँ 6, अगर 2 घंटे में ये दोनों मिलकर 12 यूनिट, हमें 36 यूनिट करना है, यानी कि 2 दूनी 4 घंटे अगर लगा देंगे तो 4 घंटे में 18 दूना 36 यूनिट हमारा काम हो जाएगा। सी को लगाने की जरूरत नहीं, सी और डी को भूल जाओ, कहते तुम काम चोर हो, तुम्हें जरूरत नहीं। ठीक है, तो हमने लगाया ए को 2 घंटे के लिए, बी मतलब पहले और तीसरे घंटे ए ने काम किया और दूसरे और चौथे घंटे बी ने काम किया। हमारा कार्य कितने घंटे, न्यूनतम कितने घंटे में खत्म हो गया? 4 घंटे। बोलो क्लियर है? तो बस यहीं पे खत्म करते हैं। अगला पार्ट कब आएगा वो इस वीडियो के उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा हो देते हो रिस्पॉन्स। बाकी अगली वीडियो का वेट करो, तब तक मैं लाया खाता हूँ और अपनी पढ़ाई करता हूँ। बाय बाय, लव यू।